चलो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपका E99 एक्सप्रेस टीवी में। आज हम बात करेंगे इजराइल और फ़लस्तीन के वार के बारे में, और मेरे साथ है एक्सपर्ट और बिजनेस के जो है ना जानी मानी शख्सियत मिस्टर रमीज़ साहब। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मिस्टर रमीज़ का, जो आप अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है ना हमारे लिए स्टूडियो में वक्त दिए हैं। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए भी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो एंड तक देखिए। इसमें बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, इजराइल और फ़लस्तीन की बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि वाकई क्या इजराइल और फ़लस्तीन का कोई सोल्यूशन ही नहीं है? ये 50 साल 100 साल से लड़ाई चल देती आ रही है, वार हो रहा, नाजायज़ लोगों को मारे जा रहे हैं। तो आपकी इस पे मुकम्मल राय क्या है, और डिटेल इन्फॉर्मेशन बताइए कि इसका सॉर्टेड सोल्यूशन है या नहीं, फिर इजराइल क्यों करना चाह रहा है सब चीज़? आप जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाऊंगा और पहले मैं एक हदीस से शुरुआत करूंगा इसकी। तलबुल इल्मु फरीजतु अला कुल्ली मुस्लिमा व मुस्लिमातिन। इसका मतलब ये है इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। मैं इसके अंदर में थोड़ा सा हिस्ट्री बैक लेके चलता हूँ। यहाँ से आज से आप चले जाइए 100 से 150 साल पहले, जब दुनिया में जो है ना करेंसी नाम की चीज़ नहीं थी, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। होता क्या था, पहले के दौर में लोग जो है खरीद फरोख्त करते थे, यहाँ से वहाँ दूसरे जगहों पे दूसरे ममालिक में जाते थे, तो एक्सचेंज होता था चीज़ें की, ठीक है ना। तो उस टाइम पे एक बैंक आई, छोटे छोटे स्तर पे बैंक आई, जिन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, आप यहाँ से पैसा वहाँ लेके जाते हो, चीज़ों को लेके जाते हो, तो बीच में डाकू लोग आते हैं, उसको चोरी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब चोरी कर लेते हो तो आपके लिए वो रिस्क है। तो आप क्या करो, ये मिसाल के तौर पे आपने 1 किलो सोना रखाया, तो उसकी वैल्यू ये है, बल्कि उन्होंने करेंसी दी उनको, ये कागज़ दिया, पेपर दिया, तो ये चीज़ अब हम आपको देंगे, आप कहीं भी जाना तो उसको इस तरीके से बेच देना कि हाँ भाई मेरे फलाने बैंक का मेरे पास ये कागज़ रखा हुआ है, इसकी वैल्यू इतनी चीज़ है बोल के उसमें बताया गया। तो लोगों ने थोड़ा भरोसा जताया, चलो ठीक है इस तरीके से करें, और इस तरीके से चीज़ें बढ़ते गई। ऐसा करते करते 4 5 6 7 8 10 बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक सिस्टम वहाँ पे चालू हुआ। अब हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद करेंसी का इजाद हुआ। हाँ, करेंसी का इजाद अजहर उमर के टाइम पे हुआ था। ये चीज़ उन्होंने सेंट्रलाइज सिस्टम लेने की कोशिश करा कि भाई आप उधर उधर मत जाओ, आपका चोरी हो जाएगा, आप लाके मेरे पास जमा कर दो सोना, और सोना जमा करके उसके एवज में एक कागज़ ले लो, और एक कागज़ लोगों को दिखाना, तो उसका मतलब ये है कि आपका इतना सोना फलाने जगह पे जमा है। जी। तो अब उस टाइम पे क्या, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बैंक जगह जगह पे मुनाफिज हो गए थे, और इस सिस्टम चलता हुआ जा रहा था। तो हुआ क्या, जब थोड़े लोग अपना सामान, चलो ठीक है मैं मेरे पास ये कागज़ है, वैल्यू दिखाने की कोशिश करे, गए अपना सोना लेने, तो उन लोगों ने करप्शन दिखा दिया। मतलब उन लोगों ने कहा कि हमारा दिवालिया निकल के हमारे पास नहीं है तुम्हारा सोना। तो इस तरीके से कुछ लोग जायज़ कर रहे थे, कुछ लोग ने नाजायज़ पे ना करा। तो इसको मॉनिटर करने के लिए एक बैंक का इजाद हुआ था 1913 में, जिसको हम फेडरल बैंक कहते हैं। फेडरल बैंक दुनिया, बिल्कुल दुनिया की एक ऐसी वाहिद बैंक है जो, मिसाल के तौर पे आप इंडिया में हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पाकिस्तान में तो रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान है, स्विट्जरलैंड में तो रिजर्व बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है। तो दुनिया की एक ऐसी वाहिद बैंक है जिसका कोई कंट्री रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ यूएसए की करेंसी की। फेडरल बैंक जो है, फेडरल बैंक ऑफ यूएसए नहीं है, वो सिर्फ फेडरल बैंक है, डेट्स इट। तो आप देखोगे वहाँ की करेंसी पे जो कंट्रोल है ये ज्यूस का है। ज्यूस 4 फैमिली है इनकी, 4 फ्री मिन्सेस फैमिली है, ये पूरा कंट्रोल इनका है। और मैं आपको इसके बारे में अच्छा से हिस्ट्री बता देता हूँ। यूएसए की हिस्ट्री में 4 प्रेसिडेंट जिनके ऊपर अटैक हुआ, 2 मारे भी गए। इसमें से एक रिसेंट अगर हम बात करें 1963 की, जॉन एफ कैनेडी की, उन्होंने भी ये संसद में मुद्दा उठाया था कि जो फेडरल बैंक है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कंट्री के इसमें आना चाहिए। तो उसके बाद उन पर भी हमला हुआ था। खैर फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, उस चीज़ों को सेटलमेंट किया, ये चीज़ें हैं। तो बेसिकली फेडरल बैंक इज़ द बैंक जो वर्ल्ड के अंदर में हर चीज़ को कंट्रोल करता है, और जिसके पास आज की डेट में सबसे ज़्यादा सोना रखा हुआ है। कि तो सोना करेंसी जो बनाता है, बनाने का प्रोसीजर रहता है कि आपके पास इतना सोना होना चाहिए, उसके बेसिस पे करेंसी आपको छपती है, ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा दुनिया भर में अभी किसके पास सोना रखा हुआ है? फेडरल बैंक के पास, ठीक है। अच्छा, अमेरिका जो वॉर करती है, जो चीज़ें करती है, क्यों करती है, ये भी एक चीज़ें बताता हूँ आपको। अमेरिका बेसिकली अगर आप हिस्ट्री उतार के देखोगे, मेरे ज़बान पे नहीं जाना, गूगल खोलिए, यूट्यूब खोलिए, आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके अंदर में आप देखो, अमेरिका ने अब तक इतने बार फेडरल बैंक से लोन ले रखा है। अब जब लोन लेते हो तो उसका इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता है। तो इतना लोन ले रखा है कि फेडरल बैंक के कर्जे के तले डूबी हुई है वो। जब भी अमेरिका को उनके इसमें एक लिमिटेशन है कि सालाना मेरे को इतना लेना है, अब तक वो 7 से 8 बार उसके अंदर में संशोधन हो चुका है, उसके अंदर में अपडेशन हो चुका है, लेते गए। तो मैं बात करता हूँ वर्ल्ड वॉर 2 की, जी, जहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 बिल्कुल स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। तो वर्ल्ड वॉर 2 बेसिकली इन लोगों ने क्या किया था, जो फेडरल बैंक वाले थे वो गए हिटलर के पास जाके के वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, और वर्ल्ड वॉर 2 होना बहुत ही मुश्किल था। वो भी जर्मनी जैसी कंट्री को वर्ल्ड वॉर 2 जीतने का सोच भी नहीं सकता था। तो वो
ऐसे रातों रात बोला हम वर्ल्ड वॉर 2 करेंगे, हम जीत के दिखाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। बेसिकली ये क्यों कह रहे थे? वो इसलिए कह रहे थे कि दे आर थिंकिंग कि दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, उनके पास पैसा बहुत सारा है और हम ये जंग लड़ेंगे और जीतेंगे का भी दावा किया था हिटलर ने, एडोल्फ हिटलर ने उस टाइम में। अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इसकी वजह क्या है? फेडरल बैंक सेड टू एडोल्फ हिटलर कि हम आपके कंट्री में पैसा लेकर आएंगे, ठीक है, हम आपकी कंट्री में पैसा लेकर आएंगे, हम आपके ऊपर पैसा लगाएंगे, आप ये जंग लड़िए और जो भी सपोर्ट है, क्योंकि तो दो चीज़ों के लिए दुनिया में लड़ाई होती है, एक होता है पैसे के लिए, दूसरा होता है पावर के लिए, ठीक है ना। जब जिसके पास पैसा आ गया उसको पावर का रिक्वायरमेंट होता है, तो ये दोनों थी फेडरल के पास। तो फेडरल गया कहाँ पर? जर्मनी में, क्योंकि उनको वो लगा कि ये जगह ऐसी है जहाँ पर वो सर्वाइव कर सकते हैं। बट हिटलर का जो तानाशाही अंदाज था उसको देखकर उन्होंने समझ गए कि ये हम यहाँ पर सर्वाइव नहीं करेंगे। तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर स्टार्ट तो करा दिया इन्होंने, लेकिन इन्होंने क्या किया? रातों रात लड़ाई स्टार्ट होने के बाद जो पैसा, तो यह हिटलर यहाँ पे बैठा हुआ था कि ये पैसा हम पे स्टार्ट इन्वेस्ट करेंगे एंड हम लोग जो है हथियार वगैरह खरीदेंगे, हम लोग ये चीज़ लड़ेंगे। 1939 की बात बता रहा हूँ ये आपको, ठीक है ना। तो उन्होंने रातों रात पैसा स्विस बैंक में ट्रांसफर कर दिया, मतलब स्विस बैंक में लेके चले गए। कौन? ये ज्यूज की बात कर रहा हूँ मैं, जो फेडरल बैंक के ओनर से आज की डेट में 4 फ्रीमेसन्स फैमिली की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इन लोगों की आदत है शुरू से धोखा देते हुए आना, जो बात कहते हैं वो बात पे कायम नहीं रहते हैं ये लोग की शुरू से, ज्यूज की एक शुरू से आदत है। मतलब उन लोग का इन द एंड ऑफ द डे कहते हैं कि भाई मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे पास पावर होना चाहिए, दे आर ऑलवेज। और इसी के वजह से आप ये कह सकते हो कि लोग कहते हैं कि दुनिया ईसाइयों के कंट्रोल में, मैं कहता हूँ नहीं, दुनिया यहूदियों के कंट्रोल में। कि तो 4 फ्रीमेसन्स फैमिली जो है वो पूरी दुनिया को लीड कर रही है यहाँ पे आज की डेट में, मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है। जो फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक के पास दुनिया सबसे रिचेस्ट पैसा जो इसके पास है वो है फेडरल बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे स्विस बैंक में ट्रांसफर हो गया। अगर आपको याद हो गया 1942 को जब नाजी ने, जब हिटलर ने मास मतलब अराउंड 1.3 मिलियन 13 लाख के ऊपर लोगों को, यहूदियों को मारा था बेहिसाब, नरसंहार, बिल्कुल। ये 1942 में इतना ज़्यादा मारा और लोगों ने यहूदियों को पकड़ पकड़ के मारा कि पूछो मत। क्यों? इसके वजह से बिकॉज उन्होंने धोखा दिया था यहाँ पर, और उसके बाद उन्होंने कुछ ज्यूज को छोड़ दिया। और ये वर्ड कर धोखा देने के लिए, बिल्कुल इनको ये आदत है, ये इनका आप कह सकते हो कि ये इनके खून में शुमार है, ठीक है। तो इन्होंने, हिटलर ने जब इन्होंने मारा तो उन्होंने कहा आई लेफ्ट फ्यू ज्यूज। क्यों? क्या है कि ये अपने नस्लों को बताएं कि मैंने इन्हें क्यों मारा। तो उसके बाद उन्हें छोड़ दिया और 1945 में हिटलर का भी इंतकाल हो गया। ये चीज़ थी। तो ये एक हिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड में ये इनकी आदत है। अब जॉन एफ कैनेडी 1963 में उनके ऊपर हमला हुआ, उन्होंने भी बैक ऑफ कर लिया कि भाई नहीं, ये बहुत ही पावरफुल है, इनके सामने नहीं लड़ सकते। और अच्छा, आप बता रहे हैं इन लोग का क्या है, इन लोग जो जा रहे हैं हैकल सुलेमानी, बिल्कुल। ये बेसिकली मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा के अंदर में जो मेन मस्जिद, जिसको मस्जिद अक्सा हम कहते हैं, ये बिल्डअप किया था दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, ठीक है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के इसमें किया था, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पब्लिक के लिए, दूसरा उलमाओं के लिए, तीसरा जो है ताबूत सकीना रखा जाता था। ये मस्जिद क्या नाम है, हैकल सुलेमानी के अंदर में। इसको हैकल सुलेमानी इसलिए कहा जाता था कि इसको सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, ठीक है। तो इस चीज़ के अंदर में ये लोग क्या करते थे। हाँ, यहूदियों का मानना ये है, ज्यूज़ का मानना ये है कि ये ताबूत सकीना उनके पास आता है तो उनको रूहानी शक्ति मिलती है, जिससे वो पूरे वर्ल्ड को लीड कर सकेंगे, कर्जे में कर सकेंगे। तो वो बेसिकली उस चीज़ को वहाँ पर लेके आना चाह रहे हैं। तो ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। उसके बाद वो जो है डिमोलिश हुआ, फिर उसके बाद डिमोलिश नहीं किसी तरीके से हुआ, उसको फिर से दोम बनाया गया था उसको। और उसको जितने भी एम्पायर, जितने भी लोग आए इजराइल के अंदर में, फ़िलिस्तीन के अंदर में, उसको निश्ते नाबूद तबाह किया। और ये बनता गया, टूटता गया, बनता गया, टूटता गया। तो इनका मेन मकसद क्या है कि वो चीज़ पे फिर से टेम्पल बिल्डअप करें और अपना कंट्रोल करें। कि तो उनको पता है कि ये चीज़ अगर कर देते हैं वहाँ पर तो ये फिर से ताकत में आ जाएंगे और पूरी दुनिया पे ये रूल कर सकेंगे। और बिल्कुल तो ये इनका मेन प्लान, इसका मोटो यही है। अब बात करते हैं थोड़ी और हिस्ट्री की। हम लोग हिस्ट्री के अंदर में हम जानते हैं इजराइल के बारे में, फ़िलिस्तीन के बारे में। 1967 में चले जाता हूँ मैं। 1967 में ये इजरायली यहूदी लोग जो है थोड़े मतलब परेशान, यहाँ वहाँ से हज़ारों के लाखों की संख्या में आए थे फ़िलिस्तीन में। अब ये आपको मैं चलता हूँ ये वर्ल्ड मैप के अंदर में। वर्ल्ड मैप के उसमें आज 1967 के टाइम पे फ़िलिस्तीन का नक्शा हुआ करता था, ठीक है ना। फ़िलिस्तीन बोल के जैसा इंडिया है वैसा फ़िलिस्तीन नाम की एक कंट्री हुआ करती थी। उस टाइम पे इजराइल नाम की कंट्री नहीं थी। तो वहाँ पर आए, रिक्वेस्ट किए, उन्होंने पनाह दिया। उसके बाद वो लोग करे फ़लस्तीनियों से, तो वहाँ पर ये कंट्री के अंदर में हुए। फिर धीरे धीरे ये लोग, जैसा मैंने कहा, ये लोग धोखे के लिए फेमस है। तो उन्होंने अपना धोखा दिया, धोखा देते देते इतना आगे बढ़ गए कि फ़िलिस्तीन का नाम ही नक्शे से हटा दिया, उसका नाम कर दिया इजराइल। जी, अब ये हो गया इनके कंट्रोल में। इजराइल के अंदर में क्या 80% यहूदी है और 20% फ़िलिस्तीनी है, ठीक है ना, यहाँ पर है। अब आप करते हैं बात इसके
आज के डेट में जो जंग हो रहा है, वॉर हो रहा है, इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली इस्लामिक और यहूदी दोनों का आपस का वॉर है। ये दोनों लड़ना चाह रहे हैं, ये दोनों इसके पे कब्जा करना चाह रहे हैं। और जाहिर सी बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये चीज़ हो नहीं सकती है बिकॉज मुसलमान भी अपना जो है चीज़ें डोमिनेट करना नहीं चाहता है इस चीज़ के अंदर में। और इसके बेसिकली ये वॉर जो हो रहा है, इसके पीछे के सबसे मेन जड़ है ये इस्लामिक और ये यहूदी दोनों का इंटरेक्ट, जो बैतुल मुकद्दस है, ये चीज़ें इस टॉपिक के ऊपर ही मेन इन लोग की वॉर हो रहे हैं जी। तो अब आपका व्यू क्या है हमास के ऊपर? और ये जैसा कि आप जानते हैं कि जेरूसलम और मस्जिद अक्सा जो है ना मुसलमानों का क़िबला अव्वल था, तो वो फिर कब मस्जिद अक्सा मुसलमानों के ऊपर फिर वापस कब आएगा, और हमास का इसमें लीड रोल क्या था? देखिए, इसके अंदर में मैं थोड़ी सी हिस्ट्री और बताता हूँ। आज से 800 साल पहले सलाउद्दीन अय्यूबी, जो बहुत ही बड़े यहूदी, जिसकी इज्जत आज भी यहूदी और इसराइली करते हैं इसको, ठीक है ना, यहूदी और इसराइली आज भी इज्जत करते हैं। बिकॉज ये इन्होंने क्या किया था, सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब 800 साल पहले मस्जिद अक्सा को फतह किया था, तो उस टाइम पे वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उन लोगों को बख्श दिया था। वहाँ पर होता क्या है, कुछ हदिया दिया, उसके बख्श दिया। तो सलाउद्दीन अय्यूबी अपने जेब से पैसा हदिया दे के उन लोगों की जान बच गई, किसी की जान नहीं लेके। तो उनका कहना यह था कि हम सिर्फ उन्हीं लोग से लड़ेंगे जो हमसे करने आता है, बाकी हम किसी का नाहक नहीं लड़ेंगे जी। ये चीज़ थी यहाँ पे। अब सेम इसी तरीके के चीज़ों को जो है लड़ाई सबसे चलते हुए आ रही है। अब आपने पूछा हमास के बारे में। हाँ, हमास के बारे में मैं आपको सीधा सीधी यहाँ पर ये कहूँगा, हमास जो है एक इस्लामिक संगठन था जिसको मुस्लिम कंट्री, तुर्की, सऊदी, ये सब कंट्रियों ने, अरब ममालिकों ने मिलकर ये बनाया था हमास। तो जो हमास बेसिकली ये वो इसलिए बनाया गया था, जो इजराइल लोग इस पर हमला कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, जो नाजायज़ कब्जा कर रहे हैं, उनसे रिवेंज लेने के लिए। तो हमास जो है क्या हुआ, आप इतना बड़ा हो गया कि आप वो उसने अपने खुद की मिल्कियत बनानी, और 2007 में इलेक्शन लड़के सत्ता में आ गया, पॉलिटिकल पार्टी बन बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बता रहा हूँ, मुस्लिम्स कंट्री तकरीबन मेजॉरिटी वहाँ पर राजाओं वाला सिस्टम है, वहाँ पर डेमोक्रेटिक नहीं है, जिसकी बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से आज की डेट में आवाज़ नहीं उठाई जाती है इसके मुताबिक। आप देखते हो कि इंडिया में आवाज़ उठ रहा है, ऐसे ऐसे कंट्रीज में आवाज़ उठ रहा है जहाँ पर डेमोक्रेटी है, लेकिन जो इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम सऊदी की बात करूँ, वहाँ पर एक आवाज़ नहीं उठ रही दिख रही है आपको। बट वो लोग बोलते हैं थोड़ा सा, क्यों तो उनको ऑफिशियली स्टेटमेंट देना होता है, उसके बारे में बताना रहता था कि हम इनके साथ हैं, इनके अगेंस्ट में नहीं है। तो बेसिकली हमास जो है एक सुन्नी एस्टैब्लिश संगठन था, और उसके ऑपोजिट में ईरान था। ईरान जो है शिया एस्टैब्लिश, दोनों भी अंदर मुस्लिम ही आते हैं। अच्छा, हाँ। तो अब यहाँ पर क्या है, सऊदी और ईरान की जो है आपस में तालमेल बैठती नहीं है यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, सऊदी और ईरान। तो अब उसकी दोस्ती किससे थी, हमास से थी। तो हमास भी जो है सऊदी का दुश्मन हो गया यहाँ पर, क्यों तो उन्हें इससे दुश्मन बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे। तो इस तरीके से था। तो ये जो अभी तुर्की के एर्दोगान है, इन्होंने पूरों को सपोर्ट किया, और जो हमास को सपोर्ट करती है वो दो कंट्री करती है जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। एक जो है कतर करता है, जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, और एक आपका ये तुर्की है, और आपका ईरान, सबसे बड़ा ईरान। तो ये लोग क्या करते, इनको जितने भी आप देखोगे गाज़ा पट्टी, आपने नाम सुना होगा गाज़ा पट्टी का, तो गाज़ा पट्टी के जो तटीय इलाका, मतलब बॉर्डर से, वहाँ पर बारूदों की, मिसाइलों की, सबकी हथियारों की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का ज़खीरा है। आपने देखा होगा पिछले चंद दिनों में गाज़ा पट्टी से हमास ने हज़ारों की तादाद में मिसाइल बरसाया। किसके ऊपर? इसराइल के ऊपर। अच्छा, इसराइल कौन है? इसराइल ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया कि तो वो पूरे इस्लामिक कंट्रियों के बीच में घिरा हुआ। हाँ, तो इसराइल ने क्या किया, पूरी चीज़ों में घेरा हुआ, तो उसने इतनी टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया कि उसने हमला कर सकती। तो उसने अपने ज़मीन आसमान को भी जो है सुरक्षा के केवज में ले लिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, वो अपने आप में घमंड में इतना चूर हो गया कि उसका कहना ये है कि भाई मेरे पर कोई हमला नहीं कर सकता है, जो भी आएगा मैं उसकी वोट लगा दूंगा। ठीक है। अब और देखिए, ये कहा जाता है जब आप मैदान में उतरते हो तो ओपोनेंट को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यही उसकी गलती है, यही उसकी गलती है। हमास जो कमज़ोर था, जिसके पास ताकत नहीं था कि तो फिलिस्तीन भाई लूटेगा उसको जिसके पास कुछ होगा। तो फिलिस्तीन जो है पूरा का पूरा लूटा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इन लोग को कुछ आइडिया नहीं था कि तो इन्होंने सामने वाले ओपोनेंट को कमज़ोर समझ रखा था, और हमास जो है अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लिया कि सामने वाले के टक्कर में है उन्हें आज की डेट में। और इजराइल को इस बात का ज़रा भी अंदाजा नहीं है, और उसने 3 दिन के अंदर में, 4 दिन के अंदर में हज़ारों की तादाद में मिसाइल इसराइल पे बरसा दी।
तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका ड्रोन भी काम करना बंद कर दिया यहाँ पे, जो उसने बना रखा था कि भाई हाँ इसराइल में का, और इसमें से 200 के करीब मिसाइल गाजा पट्टी के अंदर में भी गिर गई। ये भी एक फैक्ट है, ताकि उन लोगों ने क्या है ताबड़तोड़ तरीके से बनाया तो थोड़ी चीज़ें अपने साइड में बैकलॉग भी हो जाती है, लेकिन उनके पास इतने बड़े बड़े मिसाइल्स और हथियार हैं कि तो गाजा ये हमास के पास, फिलिस्तीन के पास की वो जेरूसलम और इनके जो पूरे इलाके हैं वहाँ तक इसको मिसाइल बरसा सकते हैं। और इनको मौत का कोई डर खौफ नहीं है, क्यों तो ये लोग देख देख के इसके हैबिटेट हो गए हैं ये लोग इस चीज़ के अंदर में, बिल्कुल। और साथ ही साथ अर्दोगन जो तुर्की के प्रेसिडेंट है, उनका भी ये कहना है कि भाई हम खुले तौर पे सपोर्ट करेंगे इनको, और अपनी सेनाएं भेज रहे हैं, पाकिस्तान भी उधर से इनको सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके से क्या इनकी हौसला अफजाई जो है बहुत ही हाई पैमाने पे बढ़ी है और वर्ल्ड वाइड सपोर्ट आ रहा है, और ये चीज़ है इसके अंदर में जी। तो अब मजीद मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये और बढ़ेगा या फिर ये ख़त्म हो जाएगा? फ़लस्तीन और इसराइल का मसला कब ख़त्म होगा? लोगों को बस यही दिली इच्छा रहती है कि हमको मस्जिद अक्सा जो है ना हमारे कब्ज़े में हो जाना, मुसलमान के कब्ज़े में हो जाना, ये हमारी होली लैंड है, ये हमारा जो है ना क़िबला अव्वल है, तो ये हमको पहले हो जाना। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हमला अभी मज़ीद फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ने वाला नहीं है। अच्छा। ये मेरा इसलिए स्ट्रॉन्ग कहना है कि क्यों तो इसराइल इस पर हमला इसलिए करा था कि उसको अंदाज़ा नहीं था कि हमास कितनी तैयारी में है। हाँ। और हमास यहाँ पर फुल फ्लेज तैयारी में था यहाँ पे, ठीक है। ये इसराइल को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि इसने इतने सारे अपने को बना रखा। इसने सोचा कि इस बार हम टेम्पल बिल्डअप कर ही लेंगे, बट एक्चुअल में वो फैक्ट नहीं था, क्योंकि इसराइल ने इतना ज़बरदस्त काउंटर अटैक किया जिसकी वजह से उन लोगों को समझ में आ गया कि हम आगे नहीं करेंगे, ये सिर्फ थोड़ा सा दिखावा उखावा रहेगा। इन द एंड में ये कॉम्प्रोमाइज लेवल पे जाएगा, फिर बाद में कुछ 5 साल 10 साल के बाद आप देखने को मिलेगा कुछ नया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये वॉर मजीद आगे बढ़ता हुआ चले जाएगा, तो यहाँ पर उनको एंड नहीं है, ये चलेगा। अच्छा। ये तो पिछले हज़ारों सालों से चलते हुए आ रहा है। हाँ, ये है कि वक्तिया तौर पर जो सोच रहे कि वर्ल्ड वॉर 2-3 स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर इसराइल को उसकी औकात पता चल गई है। मुझे नहीं लगता है कि ये अभी और आगे बढ़ेगा, ये कॉम्प्रोमाइज लेवल पे आके ही क्लोज होगा फिलहाल। बिल्कुल, जैसे आप पूछना चाह रहे थे कि एंड में क्या है क्या नहीं है, तो उसके बारे में जी। तो मतलब मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि एंड आप पहले से माशाल्लाह इस हिस्ट्री को जहाँ से ज्यूइश जैसा स्टार्ट हुए, जैसा उनको आगे बढ़े, जैसा उनको धोखे का खिताब मिला, वहाँ से आप हिस्ट्री को लेके चलते गए। मेरे को तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया चीज़ को। लेकिन मैं आपको इन कंक्लूजन में ये पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट्स द सोल्यूशन? आप अपनी राय तो रख दिए सब चीज़ों के लिए, लेकिन व्हाट्स द सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन क्या है? अभी वहाँ के फ़िलिस्तीन के इज़राइल के बच्चों के ज़बान पे ये शेर है, मैं कहना चाहूँगा जी, मस्जिद के हर दरे दीवार पे इस्लाम लिख दो, जहाँ इज़राइल लिखा हुआ है वहाँ हमास लिख दो। अच्छा, माशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल जो है पूरा गेम इनके हाथ में है। अच्छा। और मुझे नहीं लगता इजराइल कि तो ये जो है धोखे के लिए मशहूर हैं, और हम लोग जो है माफ़ी देने के लिए शुरू से हमारी हैबिटेड है, मुस्लिम्स की जो है हैबिटेड है। तो यहाँ बिल्कुल, तो ये जो है नरमी का मुजाहरा करेंगे और वो उसी का फ़ायदा बाद में उठाएंगे। फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ आगे बढ़ने वाली है। चलिए दोस्तों, आज हम जो है ना बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन लिए हैं इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट हमारे को बता रहे थे कि हिस्ट्री ज्यूइश कैसा स्टार्ट हुए, क्यों जर्मनी ने कहाँ तक उनको लेकर चला। तो ऐसे ही वीडियोस को और आप देखने के लिए जो ना हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।